तो अपन ने एमओपीज कंप्लीट कर ली थी। अब फटाफट अपन बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन एल्केन्स बच्चों। फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेस, नेक्स्ट 14 मेंबर्स लिक्विड्स एंड अदर उसके ऊपर जो है वो सॉलिड्स। एल्केन्स में क्या था? फर्स्ट हाउ मेनी मेंबर्स वर गैसेस? एल्केन्स में 5 वर गैसेस, 5 to 17 वर लिक्विड्स एंड अबाउट 17 वर सॉलिड्स। ठीक है, यहां पर तो ये स्टूपिड लगता है बट ये फैक्चुअल में आपको पूछा जा सकता है। ओके, दूसरा बात है इथिलीन, जो इथीन मेन जो है, मेन फर्स्ट मेंबर, वो क्या है? जैसे वहां पे मीथेन के ऊपर बहुत फोकस था, मार्श गैस था, जिसको हम लोगों ने बहुत कुछ बोला था, फायर डंप भी बोला था, है ना? तो वैसे यहां पर इथीन जो है उसको कलरलेस गैस, बेसिकली इट्स अ कलरलेस गैस विथ फेंट स्वीट स्मेल। ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस। ठीक है, they are insoluble in water of course because they are not very polar, but they are fairly soluble in non-polar solvents. Of course all hydrocarbons are the same. अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और एल्काइल ग्रुप का साइज कैसे बढ़ेगा? कार्बन नंबर बढ़ रहा है, कार्बन नंबर बढ़ेगा तो ये एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, सीधी बात है। और ब्रांच वाले में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। ये सेम लॉजिक किया था हमने, इसके ऊपर एमसीक्यू भी सॉल्व किए। कि आपको फंडा ऐसा समझो कि समझो मैं आपको बोलूं कंपेयर करो कि आपके पास ब्यूट 1इन है और आपके पास प्रोपीन है मिथाइल के साथ। ठीक है, तो यहां पे 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 4 कार्बन की ब्रांच चेन है। तो आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब कि अनब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज हीट डिसिपेशन जो है वो ब्रांच वाले में ऐसे होगी ना, कम सरफेस एरिया होगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। ओके, ये फंडा तो सेम है सभी हाइड्रोकार्बन। अब सीधा आ जाते हैं हम लोग, खुद ही मारते हैं कहां पे? हमारे रिएक्शंस पे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। उसमें पहला वाला अगेन रेपिटेटिव है, अगर आप देखोगे तो जो हमने एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था, इसका नाम क्या है रिएक्शन का? बताएंगे सब लोग। इसका नाम है सेबेटियर-सैंडरन रिएक्शन। सेबेटियर-सैंडरन या सेबेटियर-सैंडरसन भी बोलते हैं बहुत लोग, रिएक्शन। ठीक है, यहां पर मेन चीज क्या क्या आपको याद कर लेनी थी? पहला कि भाई आप एल्कीन से शुरू करोगे तो 1 मोल हाइड्रोजन लगेगा, है ना? एल्काइन में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे 2 मोल हाइड्रोजन लगता था। और इसमें हाइड्रोजन अगर आप गैस यूज कर रहे हो तो आप निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करोगे। निकल कौन सा वाला यूज करोगे? रैने निकल यूज करोगे। अच्छा, रैने निकल के बारे में एक फन फैक्ट बताओ जो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा जनरली। रैने निकल जो है ये बेसिकली ये एल्यूमिनियम से ट्रीटेड निकल है, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, ये तो लिखा हुआ भी है। हाँ, बट रैने ये वर्ड जो है ना, ये कंपनी है जो वो निकल बनाती थी, तब से नाम पड़ गया। रैने निकल इज नॉट अ टाइप ऑफ निकल, यू कैन से एल्यूमिनियम ट्रीटेड निकल इज अ टाइप ऑफ निकल। ठीक है, रैने वो कंपनी थी जो बनाती थी। जैसे तुम्हारे फोटोकॉपी का नाम जेरोक्स पड़ गया, वैसे ही ये है रैने निकल। एक्चुअली बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि इसकी हिस्ट्री है। खैर, फन फैक्ट है। ओके, तो रैने निकल आप यूज कर सकते हो, आपको हीट करना पड़ेगा। या तो प्लैटिनम पैलेडियम यूज करोगे तो हीट नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे? पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो। ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ या हाइड्रोजिनेशन हुआ? ये हाइड्रोजिनेशन हुआ। ठीक है, हमेशा सिन एडिशन होता है। हाइड्रोजन जो है वो हमारा निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में कैसा करता है? सिन एडिशन करता है। ये हमने कवर किया है, यस है ना? अब यहां पर तो इथीन है तो इथीन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अगर समझो सिस ब्यूटीन होता, क्या होता? सिस ब्यूटीन प्लस में आपको बोलता हाइड्रोजन है प्लैटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि सिस प्लस सिन, सिस वाला कंपाउंड है प्लस सिन एडिशन करने वाला रिएजेंट है, तो सिस प्लस सिन थ्रियो देता है कि एरिथ्रो देता है? एरिथ्रो देता है ना? ये सीखा था हमने, बस ये लॉजिक हमको याद रखना है। थ्रियो कंपाउंड या एरिथ्रो कंपाउंड या ऑफ कोर्स एरिथ्रो कंपाउंड देता है। ऐसे फंडा हमने याद रखा था। ओके, फिर दूसरा है फंडा एडिशन ऑफ हैलोजेंस। क्या हमने एल्केन में हैलोजन ऐड करके देखे थे डायरेक्ट? यस। आपको वहां पे मैंने क्या सिखाया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आयोडीन को हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत स्लगिश रिएक्शन करता है। फ्लोरीन को नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव करता है। क्लोरीन के साथ फ्री रेडिकल एडिशन करके दिखाया था।
ब्रोमीन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया था, ठीक है। और इसमें आपका कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन भी है, मैंने आपको दिखाया हुआ था, ठीक है। आप क्लोरीन के साथ करते हो तो यूवी लाइट रखा था एरो पे, सारी बातें हमने बात की है। अब यहां पर क्या है, फंडा सिर्फ थोड़ा सा बदल गया, एडिशन करना है हैलोजेंस का ही, एडिशन किसका करना है, हैलोजेंस का ही करना है, पर इस बार आप एल्कीन में करो, यानी पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आप एडिशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जो आपका एरो है उस पर यूवी लाइट नहीं रहेगी, है ना, वो यूवी लाइट नहीं रहेगी। यहां पे आपके एरो पे आपको यूजुअली एक नॉन पोलर सॉल्वेंट देखने मिलेगा, जस्ट लाइक CCl4। क्या देखना मिलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। अब जरा इसको ध्यान से समझना, जरा मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। समझो मेरे पास इथीन है, क्या है मेरे पास, इथीन, और मेरे को इसमें ब्रोमीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है बच्चों, मेरे को ब्रोमीन ऐड करना है। तो पहली बात तो मेरे पास एरो पे क्या होगा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा सच एज CCl4, और यूजुअली बहुत सारे लोग आपको CCl4 इन डार्क या FeCl3 इन डार्क या AlCl3 इन डार्क ऐसा लिख के देंगे, ठीक है। देयर आर मेनी दिस थिंग्स। मेनली क्या है कि जो लाइट था वो एल्केन में, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करने के काम आ रहा था, है ना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं क्या एडिशन कर रहे हैं, पहले बताओ क्या कर रहे हैं हम। ऑब्वियसली यहां पर एडिशन, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप क्या करोगे, एडिशन ही करोगे, सीधी बात है। तो क्या करेंगे आप, CH2Br मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू Br को जोड़ो। अब मेरा सवाल आपसे ये था, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है वैसे, कि जो ब्रोमीन है, जो हैलोजिनेशन है, वो सिन एडिशन करता है या एंटी एडिशन करता है, वो एंटी करता है, यानी कि ऑब्वियसली ये ब्रोमीन जो है ये दोनों अलग अलग साइड पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है किसी को, सबको, यस। अगर सपोज मैं आपको ऐसे पूछ लेता कि ये वाले CH2 पे जो ब्रोमीन है वो आपके वेज पे लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, वेज पे, तो दूसरे वाले क्लोरीन पे, दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन जो है वो किस पे लगा होता, डैश पे लगा होता, ऑपोजिट प्लेन से, है ना। एक वेज से आ रहा तो दूसरा डैश से आएगा। बात समझ में आ गई, एकदम आसान, ठीक है। तो ये फंडा आप ध्यान में रखना कि जब आप हैलोजिनेशन कर रहे हो तो आपको एरो पे क्या मिलेगा, यूजुअली एक नॉन पोलर सॉल्वेंट विद डार्क, और जो एडिशन होगा वो किस टाइप का होगा, वो ये एंटी एडिशन होगा। कैसा होगा, एंटी एडिशन। क्या ये बात समझ में आई, तो प्रोडक्ट आप इजीली गेस कर पाओगे। चलो देखें एडिशन ऑफ हैलोजेंस के ऊपर जो फाइनली आपको ये बनता है, जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा प्रोडक्ट है बताओ। तो बोलोगे सर वो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, विसिनल डायरेक्ट। मैंने क्या बोला था, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू x को जोड़ो, है ना। तो x को आप बाजू बाजू में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जमाइनल या विसिनल, ऑफ कोर्स विसिनल बनेगा। अब जो ब्रोमीन का सॉल्यूशन, अगर मैं हैलोजिनेशन में स्पेसिफिकली ब्रोमीन को यूज करूं, किसको यूज करूं, स्पेसिफिकली ब्रोमीन को यूज करूं, तो ब्रोमीन का जो कलर है वो कैसा है बताओ। तो बोलोगे ब्रोमीन जो है ये रेडिश ब्राउन लिक्विड है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 6 ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड होते हैं, जिसमें से ब्रोमीन एक है ना, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है ये। इसको जब आप इथीन के साथ रख देते हो, किसके साथ रख देते हो, इथीन के साथ, तो ये इथिलीन डाइब्रोमाइड बना देता है। क्या बना देता है, इथिलीन डाइब्रोमाइड बना देता है। मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा लिख रहा हूं, समझे ना। आपको ये तो पता है ना कि एक को वेज एक को डैश पे आप बना सकते हो, ठीक है। आपने इथिलीन डाइब्रोमाइड बनाया, इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, कि ये ब्रोमीन जो है वो यूज अप हो गया इस रिएक्शन में। ये ब्रोमीन क्या हुआ बच्चों, ये यूज अप हो गया। तो इसका जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर जो आपके टेस्ट ट्यूब में था, द कलर विल डिसअपियर, द कलर विल, जैसे जैसे ब्रोमीन यूज अप हुआ द कलर इज गोइंग टू डिसअपियर। सो मींस ऐसा बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज द टेस्ट टू प्रूव कि भाई ये जो आपने टेस्ट ट्यूब में दूसरी चीज रखी थी वो क्या थी, इथीन थी, है ना। क्योंकि अगर इथीन है तो ब्रोमीन यूज होगा, ब्रोमीन यूज होगा तो उसका कलर जाएगा। अगर मेरे को 2 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, एक में बोला है कि इसमें एल्केन है, दूसरे में एल्कीन है, आप पहचानो किसमें क्या है, मतलब सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो अब क्या करोगे, आप दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा ब्रोमीन डाल दोगे, थोड़ा थोड़ा क्या डाल दोगे, ब्रोमीन डाल दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इथीन है वो फटक से ब्रोमीन को यूज अप कर लेगा और कलर, तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यस, तो ये क्या यूज करते हैं इसको हम लोग, एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब सवाल आपके दिमाग में सही है, वैलिड सवाल है, क्या कि सर अगर हम लोग एल्केन में भी डालेंगे तो भी यूज अप तो हो ही रहा है ना। अगर इथेन होता तो भी ब्रोमीन, है ना। लेकिन इससे क्या है कि ब्रोमीन का आपका कलर लॉस ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्रोमीन का कलर लॉस नहीं हो रहा, एक।
क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी, आप बताओ एल्केन की रिएक्टिविटी ज्यादा है या एल्कीन की? ये एल्केन है और ये एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, आपको फटाक से कलर लॉस दिखता है। जब भी आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की बात करो, इतना याद रखना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आर ऑलवेज नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, दे आर नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकलिटी। मेरे को इसमें ऐसा नेकेड आई से कुछ तुरंत कलर चेंज, प्रेसिपिटेट कुछ दिखने वाला है ना, तो मैं उसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट मानूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि अच्छा कहीं तो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये वो तो ठीक है, वो हमारे पढ़ने के लिए, थियरी के लिए। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट किसको मानेंगे? रैपिड चेंज दिखता है, आपके सामने दिखना मांगता है, दैट इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो यहां पर जो आपको मैंने अभी बताया कि विसिनल डाइहैलाइड बना, अच्छा डाइहैलाइड लिखूं कि डाइब्रोमाइड ज्यादा अच्छा है? सही, मोर करेक्ट टर्म है, डाइब्रोमाइड ज्यादा करेक्ट टर्म है ना। अगर मेरे को एज अ टेस्ट यूज करने का, जनरल बोलेगा तो डाइहैलाइड बरोबर है जनरल में, लेकिन एज अ टेस्ट यूज करने का तो डाइब्रोमाइड है ना। तो ब्रोमीन क्या करता है? अनसैचुरेशन की साइड पे जाके ऐड हो जाता है, इसीलिए उसको क्या यूज करते हैं हम लोग? एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो लॉस ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मैंने आपको ये बता दिया। एरो पे क्या रहेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि CCl4। CCl4 दिखा सबको? अब यहां पर उन्होंने ऐसे, ये जो अपन ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि आपको उल्टा दिखाना ही है भाई, क्योंकि ये दिखाने से भी मैंने कुछ उखाड़ा नहीं, ये सिर्फ आपके लिए, मैं एक दिमाग में रखने के लिए मैं ऐसा बनाता हूं, ठीक है। बट इसका मतलब अगर मैं इसको डैश और इसको वेज पे बना देता तो एक ही बात है ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ये देख के घबराओ मत, है ना, एंटी एडिशन है, समझ गए तो आप। ओके, कुछ एक एमसीक्यू इसके ऊपर देख लेते हैं भाई। क्या यहाँ पे एक बताओ, एरो पे क्या आएगा? इथीन प्लस एक्स एट 120 डिग्री सेल्सियस गिव्स इथेन। एक्स क्या है? हाइड्रोजन है, लेकिन निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम या ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। क्या यहाँ पर, मेरा सवाल आपसे बहुत सटीक सवाल है, क्या यहाँ पर मैं लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज कर सकता था? क्या यहां पर मैं लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज कर सकता था? पॉइजन पैलेडियम, कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि मुझे तो एल्केन चाहिए, मुझे तो चाहिए फटाक से रिएक्शन हो। तो यहां पे लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करके कोई मतलब नहीं है। बढ़िया। जब एल्काइन यूज करेंगे तो लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करते थे अपन, इसमें लिमिटेड रिडक्शन होता था, मतलब एल्कीन स्टेज तक आके रुक जाता। आगे अब वो देखेंगे हम लोग। एल्कीन प्लस H, दैट इज निकल और हाइड्रोजन एट 120 डिग्री सेल्सियस, एल्केन। रिगार्डिंग दिस रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ओहो बहुत अच्छा सवाल, ओहो हो बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने वाला, डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। बताओ, चलो 10 सेकंड दिया, आंसर बताओ। क्या हाइब्रिडाइजेशन बदला? बताओ, क्या हाइब्रिडाइजेशन बदला? एग्जाम्पल करके देखें बच्चों, एग्जाम्पल करके देखें। अगर यहां पर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता हूं और मैं इसको इथेन बना देता हूं, इथीन को मैंने क्या बना दिया? इथेन बना दिया। तो क्या यहां पर ये कार्बन बिकॉज डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व था तो sp2 था, और यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो sp3 है, मतलब कि ऑप्शन ए जो है ये तो करेक्ट है, सही बात है, स्टेटमेंट ए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ मैंने क्या सिखाया आपको? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहां पर डबल से सिंगल में जा रहा है, क्या हो रहा है? डबल से सिंगल में जा रहा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और स्ट्रेंथ कम हो रही है, बरोबर, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ एट ईच कार्बन, यहां पे बॉन्ड लेंथ नहीं, एक्चुअली बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? बॉन्ड एंगल, वो मिसप्रिंट हुआ है। तो sp2 से sp3 जा रहा है, मतलब 120 से 109, तो ये इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस। आप बॉन्ड ऑर्डर से भी देख सकते थे लेंथ को, बॉन्ड ऑर्डर से भी देख सकते थे। तब जैसे यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम लेंथ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती है, इसको सिर्फ चेंज कर लेंगे अपन, यहाँ पे एंगल होना चाहिए था और इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस होना चाहिए था। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ दी अबव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक आपको चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, तो पहला हो गया हमारा क्या, हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कर लिया, एडिशन ऑफ हैलोजन भी कर लिया, ये दो चीजें। अब अगला मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक बेसिक फॉर्मेट में सिखाऊंगा और एक खास जेई के फॉर्मेट में सिखाऊंगा। क्यों?
आप पूछोगे ऐसा क्यों अलग अलग, क्या कॉन्सेप्ट तो सेम है? कॉन्सेप्ट हाँ सेम ही है, एप्लीकेशन 99% केसेस में सिंपल फॉर्मेट में, बट 1% जो खास जेई के क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस के, एडवांस के, उसमें कुछ इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा घुमा के आपको वो पूछ भी सकता है। तो जरा इसको समझते हैं ध्यान से। जब आपको, अब मेरी बातों को बहुत ही क्लोजली आप सुनना ध्यान से, और कुछ नहीं समझे तो पूछना। जब आपको अक्रॉस एन अनसैचुरेटेड बॉन्ड, अक्रॉस अ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, कोई अनसिमेट्रिकल चीज को ऐड करना है, क्या करना है बच्चों? अक्रॉस एन अनसैचुरेटेड बॉन्ड you want to add something that is unsymmetrical, then there are certain rules that need to be followed. This reaction that you can see on your screen is one of the examples of that. The reaction का नाम is hydrohalogenation. क्या नाम है? Hydrohalogenation. In simple भाषा we will write it as addition of HX to alkene. किसके लिए? एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। क्या मैं बोल सकता हूं एल्कीन मेरे अनसैचुरेटेड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, HX मेरे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ये कर रहा था रिप्रेजेंट। क्या ये बात भेजे में गई? एल्कीन क्या कर रहा था बच्चों? C डबल बॉन्ड C को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसैचुरेशन को। HX क्या है बताओ? ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस है ना, तो ये अनसिमेट्री, असिमेट्री को रिप्रेजेंट करा, मतलब कि दोनों साइड्स इक्वल है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बाजू ज्यादा है एक बाजू कम है, मतलब पोलैरिटी है। मतलब क्या है? पोलैरिटी है। अगर मैं यही आपको बोलता है HH H2 हाइड्रोजन, तो आप बोलते ये तो सिमेट्री है ना, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एग्जैक्टली एक जैसे। मैं आपको बोलता क्लोरीन ClCl, बोलते दोनों क्लोरीन एक जैसे। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं सिंपल भाषा में, अनसिमेट्रिकल चीज लगानी है किसके? अनसैचुरेटेड बॉन्ड के अक्रॉस। आप बोलोगे ठीक है, सही बात है। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? अब ध्यान से इस बात को अपने इसमें एक नोटबुक का फ्रेश पेज लो, और ये जरा जो मैं लिख रहा हूं उसका समरी लिखना, ठीक है? उसका समरी लिखना ध्यान से। समरी ऑफ एडिशन ऑफ HX, क्या लिखेंगे? समरी ऑफ एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, क्या समरी है जरा देखते हैं। अगर आपके पास ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है बच्चों? सिमेट्रिकल एल्कीन प्लस HX where X can be any halogen, by the way, where X can be any halogen, then you will get alkyl halide, you will get what? RX, alkyl halide, ठीक है? and you will call it simple addition. क्या बोलेंगे इसको? सिंपल एडिशन, इसको आप बोलेंगे, मतलब जो मैकेनिज्म है वो है सिंपल एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है? अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्लस HX है आपके पास, प्लस क्या है? HX है, तो भी आपको RX मिलेगा, यानी अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, हायर डिग्री वाला। क्या वाला? कौन सा डिग्री वाला? हायर डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये हायर डिग्री क्या होता है? तो भाई अगर तुमको प्राइमरी सेकेंडरी में चॉइस है तो तुमको कौन सा ज्यादा वाला मिलेगा? सेकेंडरी टर्शियरी में चॉइस है, कौन सा मिलेगा? टर्शियरी। समझ गए? सिंपल है ना, ठीक है? हायर डिग्री अल्काइल हैलाइड, RX तो समझते हो, अल्काइल हैलाइड सब लोग, हायर डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसको आप बोलते हो मार्कोनिकोव रूल। क्या बोलते हो? मार्कोनिकोव रूल, है ना? जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि V की जगह पे बहुत लोग F भी लिखते हैं, मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव, अगेन रशियन गाय, Zdev Markonikov, all Russian guys who had worked on this, okay? And last but not least,
अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस, ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्लस HX नहीं लिख रहा, अब मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं HBr। क्या लिख रहा हूं? HBr एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो लोअर डिग्री का RX मिलेगा। क्या मिलेगा? लोअर डिग्री का RX। और इसको आप कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर बेसिकली पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या कहेंगे? पेरोक्साइड इफेक्ट और ऑब्वियसली एंटी मार्कोनिकॉफ। ये समरी पहले फटाफट लिखो, फिर एक एक का एग्जांपल करके डिटेल में लिखेंगे। तो मेरा कैमरा हटा दो ताकि तुमको दिखे। तो ये फंडा जो है, अब इसको अपन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि जब आपको जो हाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है, क्या करना है? हाइड्रो हैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन हैलोजन एक साथ ऐड करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन हैलोजन एक साथ ऐड करना है ना, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तब आपको ये फंडे लगाने हैं। तो C डबल बॉन्ड से आपने एल्कीन ले लिया, HX आपने ऐड किया। द रिएक्शन इज फेयरली सिंपल। रिएक्शन ये सबसे आसान है, ठीक है? क्या? पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और X को जोड़ो। रिएक्शन तो बड़ा आसान है। अब बोलोगे हाँ सर, इसमें इतना क्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो लग नहीं रहा। अब यहां पर सवाल ये आता है, सबसे पहला सवाल, कि सर ये सिन करेगा कि एंटी करेगा? इसमें सिन और एंटी का बात ही नहीं करने का। एल्काइल हैलाइड के एडिशन में, मतलब HX के एडिशन में, देखो सिन और एंटी की बात आप कब करेंगे पहले ये समझिए। सिन और एंटी की बात आप तब करेंगे जब आपके पास H2, जैसे H2 ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन, द सेम एटम्स आर कमिंग ना, दे आर कमिंग फ्रॉम सेम साइड और डिफरेंट साइड, दैट इज द जो वो आपको तय करना है, समझे? यहां पर H और X अलग अलग एटम आ रहे हैं ना बच्चों, अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, मतलब एक H आ रहा है, एक X आ रहा है। तो यहां पे सिन और एंटी की बात करनी ही नहीं। यहां पे किसकी बात करनी? यहां पे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट की बात करनी। दैट टू किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जिस एल्कीन से शुरुआत आपने की थी, क्या वो सिमेट्रिकल था या नहीं था? क्या ये बात भेजे में गई? तो ये सारी तिकड़म कब लगानी है? पहले देखना है कि जो एल्कीन था या है, था क्यों बोल रहा हूं, है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। अब बोलेंगे ठीक है, यहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहां पे सिर्फ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना, ये रिप्रेजेंटेशन है जनरल, है ना, कि भाई पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX को जोड़ो। बोलोगे ठीक। अब पहला केस हम लोग लेते, केस नंबर 1, सिमेट्रिकल एल्कीन, जो मैंने आपको समरी लिख के दी ना, अब उसको डिटेल में करवाता हूं एक एक एग्जांपल के साथ। क्या इथीन सिमेट्रिकल है? आप बोलोगे हाँ, अक्रॉस द डबल बॉन्ड इधर भी CH2 इधर भी CH2, सिमेट्री दिख रही है, बरोबर, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसमें मैंने ऐड करना है, क्या करना है? HCl। क्या ऐड करना है बच्चों? HCl। ब्यूटी ऑफ मार्कोनिकॉफ इज इन सम केसेस यू नीड अ लिटिल हीट, बाकी आपको कोई कैटलिस्ट फैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐड करो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, ऐड करो, खत्म करो। अब यहां पर विल इट मेक अ डिफरेंस? विल इट मेक अ डिफरेंस? यू टेल मी। विल इट मेक अ डिफरेंस इफ आई से अच्छा नहीं, मैं कार्बन को नंबर दे देता हूं तो आपको पता चलेगा। मैं इसको नंबर 1, इसको 2 दे देता हूं। मुझे बताइए, विल इट मेक अ डिफरेंस अगर मैं 1 को क्लोरीन दूं और 2 को हाइड्रोजन दूं, या मैं 1 को हाइड्रोजन दूं और 2 को क्लोरीन दूं? क्या कोई फर्क पड़ा क्या? IUPAC नेम तो सेम ही आएगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपल एडिशन, क्योंकि इट इज इररेलेवेंट। जब सिमेट्री कब है कि यहां पर ये जो चीजें ऐड हुई, इनके ऐड होने का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई फर्क ही नहीं है, यानी कि हमको कोई डिफरेंस हमारे लिए क्रिएट नहीं हो रहा प्रोडक्ट्स में। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अच्छा ओरिजिनल वाला एल्कीन था ना, ये सिमेट्रिकल था, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम लोग सिंपल एडिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? तो कोई आपको मैकेनिज्म पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या मैकेनिज्म हो रहा है यहां पे? भाई सिंपल एडिशन हो रहा है, बस। क्या हो रहा है? सिंपल एडिशन। अच्छा, अब ब्यूटूइन, क्या ब्यूटूइन आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है? देखो, हाँ ऑफ कोर्स, अक्रॉस द डबल बॉन्ड CH3 सिमेट्रिकल है। तो क्या होगा? अगेन, क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं इसको हाइड्रोजन देता? समझो यहां पर मैंने ये हाइड्रोजन इसको दिया ना, कार्बन को, सपोज मैं इधर हाइड्रोजन दे देता और इधर ब्रोमीन देता, तो भी तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही बनता। क्या मेरे प्रोडक्ट में कोई फर्क आया है कि नहीं? कोई फर्क आया क्या और इसमें प्रोडक्ट में?
नहीं आया, है ना। एक चीज आपको यहां ध्यान में जो रखनी है हमेशा, कि जब भी आप HX के रिएक्शन की बात करो, अब ये तो हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ लिया तो हमको आता है, कुछ नया चीज नहीं सीख रहे हम लोग, हमने पी ब्लॉक में पढ़ लिया। आप सबको ये रीजन भी पता है, मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है कि HI इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज HI का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है ना, आयोडीन बड़ा है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, फटक से टूटेगा, फटक से आपका रिएक्शन करेगा, तो HI बेस्ट है, फिर HBr, फिर HCl, HF तो रिएक्ट नहीं करता, है ना। ये आपको याद होगा, मैंने पी ब्लॉक सिखाते हो कि ये चीज बहुत बार लिखी है ना, कि जब प्योर की बात करो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रिएक्टिविटी प्योर में, एलिमेंटल फॉर्म में, और वही उसको HF H के साथ बना दो तो उल्टा हो जाता है। याद है ये सबको, है ना, ये ध्यान में रख लेना, याद नहीं तो अभी रिवाइज करवा दिया। खास करके HBr पे थोड़ा सा फोकस रखना, आगे बताऊंगा पेरोक्साइड में HBr क्यों स्पेशल माना गया, है ना। अच्छा, तो ये सिमेट्रिकल के बात हो गई, सिमेट्रिकल क्लियर। अब आते हैं अनसिमेट्रिकल पे। अनसिमेट्रिकल में मैंने आपको दो केस बताए, कि एक तो जनरल HX के साथ और दूसरा खास HBr विद पेरोक्साइड के साथ। तो पहला बात करते हैं प्रोपीन। अच्छा बताओ, प्रोपीन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? दिख रहा है एकदम क्लियरली बच्चों कि भाई हाँ, अक्रॉस द डबल बॉन्ड इधर CH2 है, इधर CH3 है, फर्क है ना, अक्रॉस द डबल बॉन्ड दो अलग अलग चीजें दिख रही। तो अनसिमेट्रिकल बोला इसको, क्या बोला? अनसिमेट्रिकल बोला। और इसमें जब HBr ऐड करना है तो क्या बनेगा? पोहे बनेंगे? नहीं, अनसिमेट्रिकल में चॉइस है आपके पास। अब देखो वो चॉइस आपको कैसे दिखा रहा हूं मैं, एरो को फॉलो करो। केस नंबर 1, हाइड्रोजन इसको दिया, ब्रोमीन इसको दिया, मिला। केस नंबर 1, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br, है ना। पाई बॉन्ड को तोड़ा, हाइड्रोजन इसको दिया, हाइड्रोजन इसको दिया। अब अगर यही मैं चेंज कर दूं, मैंने हाइड्रोजन लास्ट वाले, फर्स्ट वाले को दिया और ब्रोमीन बीच वाले को दिया, तो क्या नया अलग प्रोडक्ट बनेगा? सवाल क्या है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, या कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, हायर डिग्री वाला मेजर क्या है, जो हायर डिग्री वाला है वो मेजर है। तो ये सेकेंडरी है। देखो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है बच्चों, क्या है ये? 2 ब्रोमोप्रोपेन है कि नहीं, 2 डिग्री वाला। और ये क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये 1 डिग्री वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो कौन सा वाला ज्यादा मेजर होगा बताइए? तो बोलेंगे सर 2 ब्रोमोप्रोपेन, है ना। कितना मेजर मतलब कितना? अकॉर्डिंग टू NCERT 81%, 100 में से 81 मॉलिक्यूल ये बनेंगे, 19 मॉलिक्यूल 19% ये वाले बनेंगे बनेंगे दोनों, बट परसेंटेज के हिसाब से। क्लियर हुई बात? इसके पीछे का लॉजिक अभी समझेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। क्या मैं HBr को अनसिमेट्रिकल मान सकता हूं? मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया, क्योंकि पोलर है भाई, अनसिमेट्रिकल मानूंगा, है कि नहीं। दो पॉसिबिलिटीज भी दिखा दी अभी आपको, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल ने, मैंने मेजर प्रोडक्ट आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन किस बेसिस पे बताया? कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ध्यान से सुनिए, द अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या बोला? नेगेटिव पार्ट किसके पास जाना चाहिए? जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स कम है। ये जो बंदा था, व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ नाम था इसका, जो आजकल व्लादिमीर पुतिन सुनते हो ना आप, रशिया यूक्रेन में। व्लादिमीर बहुत पॉपुलर रशियन नेम है। व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ 1870 में दिया था ये, तब गांधी जी 1 साल के थे। इतना पुराना ये रूल, सोचो, गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे ना, तो 1870 में इन्होंने ये रूल दिया था, व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ ने। ये बात भूलना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई, ये रूल बताने से पहले भी, कि ये मैं ओवर सिंप्लीफाइड आपको अप्रोच दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ओवर सिंप्लीफाइड, क्योंकि एनसीईआरटी ये अप्रोच देती है। एनसीईआरटी बोलती है कि भाई ये रूल लो और इसको कॉपी पेस्ट कर दो, है कि नहीं, कि जिसके पास लेस हाइड्रोजन उसको नेगेटिव पार्ट दो और खत्म करो। बट जेई में इसका जो लॉजिक है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको अभी क्वेश्चंस के साथ में और आगे डिटेल में सिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप पहले बेसिक ये सीखो, सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या है बच्चों, फिर से सब लोग रिपीट कर लो। नेगेटिव पार्ट किसको देना है? जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बताइए, वो
कौन सा वाला बनेगा? अब आप बोलो सर इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हाँ देखो, इसके पास हाइड्रोजन कितने थे? 1। इसके पास हाइड्रोजन कितने थे? 2। बरोबर। हम उन्हीं कार्बन पे फोकस करेंगे जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है बच्चों। यस। अच्छा, तो अब मुझे बताओ HBr में जो नेगेटिव पार्ट है, यानी कि ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये मैं किसको दूं? नंबर 1 को कि नंबर 2 को? यस। अच्छा, मैंने नंबरिंग करते वक्त ना मेरे को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। इसको मैं नंबर 1 बोलता हूँ, सॉरी इसको 2 बोलता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो लेस हाइड्रोजन किसके पास है? 2 के पास, तो मैंने 2 को दिया, दैट्स वाई 2 को ब्रोमीन मिला, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हुई बात? यस। आई नो यू ऑल आर वंडरिंग कि ऐसा क्यों बोला मार्कोनिकॉफ ने। तो यार देखो, मार्कोनिकॉफ ने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ये प्रूव किया कि भाई ये ऐसा होता है। अगेन मैंने आपको बताया ना, ऑब्जर्व साइंस भी कुछ चीज होती है कि नहीं होती। मैं बहुत सारे एक ही एक्सपेरिमेंट बहुत बार करूं और रिजल्ट देखो तो प्रूव करूं, भले मुझे उसका मीनिंग शायद उस समय समझ में ना आए, लॉजिक। अभी हमको इसका लॉजिक भी पता है तो मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये है। अच्छा, बाय द वे, ये रूल, ये जो बड़ा सा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये एज इट इज मैंने एनसीईआरटी से लेके यहाँ पे छापा हुआ है। When unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, negative part of the reagent gets added to that carbon containing less number of hydrogen across the carbon-carbon double bond. ये आपके क्लास 12 का जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसमें भी आता है। और बिकॉज ये क्लास 12 के चैप्टर में है तो ये बोर्ड्स में भी एज इट इज पूछा जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो ये आपको याद करना है, ये रट्टा मारना है, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस, टू मेमोराइज दिस। यस, ठीक है। अपने इंडिया में क्या बोलते हैं अपन? लर्निंग बाय हार्ट, है ना, विच डजंट मेक सेंस। यू से मेमोराइज। अपनी इंग्लिश ही निराली है, अपनी इंग्लिश निराली है ना। लर्निंग बाय हार्ट, आज तक मेरे को उसका लॉजिक नहीं समझा वैसे। लर्निंग बाय हार्ट, दिल से करो, दिल से पढ़ाई करो, है ना। चलो, सो यू हैव प्रोपीन, अगेन यू हैव द सेम फंडा। अब इस बार वो HBr आपको ऐड करके दिखा रहा है फिर से, तो आपको ये समझ में आ गया इजीली, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर, है ना, मेजर माइनर समझ में आ गया। मैकेनिज्म क्या है? हमेशा क्यूरियस सर मैकेनिज्म, है ना, मैंने क्या बोला आपको, मैं डिटेल में लेके चलता हूं मैकेनिज्म में। तो रूल सिंपल था, समझ में आ गया सबको। अब उसका मैकेनिज्म भी समझते हैं। ये रिएक्शन जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन। तो मैं ऐसा बोलूं इसको कि दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, ऐसा बोलूं चलेगा? दिस इज व्हाट? दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। डज दैट मेक सेंस? एंड नाउ आई एम टेलिंग यू द mechanism of this reaction. What happens in step number 1? Step number 1 में सबसे पहले क्या होता है? तो step number 1 में जो आपके पास HX था, क्या था बच्चों? जो HX था वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करेगा? HX का बॉन्ड ब्रेक करेगा, H प्लस विल बिकम इलेक्ट्रोफाइल, Br माइनस विल बिकम न्यूक्लियोफाइल। ये तो आपको सिखा चुका हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पुअर है प्लस चार्जेस के ऊपर, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। करेक्ट? तो कोई तुमको पूछेगा ऐसा एमसीक्यू में, ड्यूरिंग मार्कोनिकॉफ एडिशन विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल टू बी जेनरेटेड, तो क्या आंसर दोगे? प्रोटॉन, H प्लस। प्रोटॉन है ना, H प्लस। बात समझ आई? अरे बोलो हाँ या ना? यस, ठीक है। तो पहला तुम्हारा क्या बना? एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। स्टेप नंबर 2, अब जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ उसको किस चीज की ऐसा तलब लगी है? क्या चाहिए उसको? हावरट है वो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। अब वो ढूंढ रहा, भाई इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन। मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके भाग गया, मेरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके भाग गया, तो मुझे इलेक्ट्रॉन मांगता है। अब उसको दिख रहा है, अरे सामने क्या है? एक बड़ा टेस्टी सा एल्कीन आ गया। एल्कीन में क्या है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। क्या है? पाई बॉन्ड। उसको पाई दिखा ना, पाई। तुमको पाई दिखता तो मुंह में पानी आता है ना, एप्पल पाई, चीज, क्या कौन सा आता है? चीज केक और ये सब। तो वैसे इसको भी दिखा पाई बॉन्ड, तो इसने बोला यार पाई बॉन्ड आसान है। पाई बॉन्ड क्या है? तोड़ना
आसान है, मैं काम करता हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मैं पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देता हूं। क्या करेगा वो? पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देगा। तो जो तुम्हारा प्रोपीन था, ये इलेक्ट्रोफाइल आया और उस पाई बॉन्ड के ऊपर उसने क्या किया? अटैक किया। और पाई बॉन्ड के, क्योंकि ये भूखा नंगा है ना, इसका नाम क्या रखा है? याद है ना? भूले नहीं नो, इसका नाम क्या रखा अपन ने? भूखा नंगा हाइड्रोजन। तो ये जो भूखा नंगा हाइड्रोजन है, ये गया और इसने क्या बोला कि भाई मैं अटैक कर रहा हूं पाई बॉन्ड के ऊपर, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। वो पाई बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड एक कार्बन पे तो है नहीं, इट इज बिटवीन टू कार्बन, है कि नहीं? तो वो अटैक करेगा तो जो उसका फर्क, जो इफेक्ट दिखेगा वो दोनों कार्बन पे दिखेगा, दोनों इन्वॉल्व थे भाई। तो कैसे फर्क दिखेगा जरा समझो। अब मैं अगेन इसको बोल रहा हूं भाई कि ये, इसको मैं बोल रहा हूं कार्बन नंबर 1, इसको बोल रहा हूं कार्बन नंबर 2, ठीक है? मैं इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। अब जब हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन कार्बन को थोड़ी अटैक कर रहा है, वो किसको अटैक कर रहा है बच्चों? पाई बॉन्ड को। किसको अटैक कर रहा है वो? ध्यान से सुनना मेरी बात को। किसको अटैक कर रहा है? पाई। तुमको एनिमेशन से दिखाया भी है, ध्यान से देखना। वो जो दो रेड कलर का दिख रहा है उसके बीच में पाई बॉन्ड है। अब देखो पाई बॉन्ड को तोड़ा, दिखा, टूटते हुए दिखा, गायब हुई लाइन देखो, पाई बॉन्ड गया। अब वो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन को मिले। अब हाइड्रोजन को पता है कि भाई मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं, दोनों में कार्बन की एक, दोनों में से एक के पास जा सकता हूं मैं। जिसके पास मैं जाऊंगा उसको बॉन्ड मिलेगा, तो दूसरा जो सामने वाला है उसको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर वो लास्ट वाले पे गया तो बीच वाले को पॉजिटिव चार्ज झेलना पड़ेगा। ध्यान से फिर से देखना, बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है यहां पे मैकेनिज्म, ठीक है? टेक्स्ट बुक में देख के नहीं समझेगा, देखो टेक्स्ट बुक में देख के समझेगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, बट इसमें बेटर समझेगा। हाँ, नहीं तो बोलोगे सर टेक्स्ट बुक को बुरा बोल रहे हो, हाँ सर एंटी टेक्स्ट बुक हो आप। हाँ? जैसे आजकल चल रहा है अपने यहाँ, कुछ भी बोलो तो एंटी एंटी पहले टैग लगा देते। चलो, तो H+ आया, उसने क्या किया? आपका पाई बॉन्ड ले लिया, और जैसे उसने पाई बॉन्ड लिया तो उसके पास चॉइस थी, अगर वो इस कार्बन से मतलब एंड वाले कार्बन से जुड़ रहा है तो बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड वाइस वर्सा। तो अब वो CH2H था, उसको मैंने CH3 करके लिख दिया, तो बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज रहा। अब मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो कौन सा इंटरमीडिएट बना बच्चों? कार्बोकैटायन बना। तो जब आप इंटरमीडिएट से पढ़ते हो ना, तो जेई लेवल पे इसको अप्लाई कर पाते हो, नीट लेवल पे इसको अप्लाई, मतलब एंट्रेंस लेवल पे अप्लाई कर पाते हो फंडे को। और जो बच्चा सिर्फ स्टेटमेंट रट के जाता है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो कर लेता है, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जहां पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है ना, वहां पे वो गड़बड़ करके आता। आप नहीं करोगे क्योंकि आप मैकेनिज्म भी सीख रहे हो, समझे? हाँ, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा है कि 1 डिग्री? हाँ, आप बोलोगे 2 डिग्री अच्छा है। तो जैसे दो पॉसिबिलिटीज थी, एक में 1 डिग्री बना, एक में 2 डिग्री बना, और जो 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसके बनने के चांसेस ज्यादा है। और जो कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा, अब जब ब्रोमीन आया, अगले स्टेप में क्या होने वाला बताइए? Br- जो Br- दौड़ के गया था ना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके, समझे? अब उसको अट्रैक्शन होगी कि नहीं पॉजिटिव की तरफ? होगी, सीधी बात है ना? तो जब अवेलेबिलिटी ही सेकेंडरी वाले की ज्यादा थी, तो प्रोडक्ट भी तो सेकेंडरी ही बनेगा ना भैया, बनेगा कि नहीं बनेगा? समझे? तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, दैट इज द मेन स्टेप। स्टेप नंबर 2 ध्यान से देख लो। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ था बताइए? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन था इलेक्ट्रोफाइल? H+। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एल्कीन, है ना? इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स दी एल्कीन और पाई बॉन्ड और अनसैचुरेटेड रीजन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राइट? एंड व्हाट विल हैपन? इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो आपको कोई पूछे मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है? कौन सा एडिशन है भैया? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। पहला अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? प्रोटॉन। सारी चीजें आपको एमसीक्यू में कवर होती जाएगी, करेक्ट? बढ़िया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो तुम लोगों को दिमाग चाट गया हूं मैं, इतना बार हमने डिस्कस कर लिया कि भाई टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल लीस्ट स्टेबल,
और उसके बाद हमने तो एलाइल और विनाइल की भी बात की थी, हमने उसको भी देखा था कि भाई बेंजीन रिंग जोड़ दो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें हमने बात की थी। और यहाँ पर फंडे भी वही थे ना कि भाई ये आर क्या कर रहा है, ये क्यों स्टेबल है, ये आर क्या दे रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये अपने ये डोनर है ना। एल्काइल ग्रुप क्या था, मेरा नाम तो याद ही है सबको, एडी, एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप। जितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो अच्छा डोनर है, मतलब वो स्टेबल कार्बोकैटायन। इसीलिए सेकेंडरी या टर्शियरी वाला होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा फास्ट बनेगा, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। मेक अ नोट ऑफ दिस, सही है कि नहीं, ये भी दिमाग में है अपने। और स्टेप नंबर 3 आखिरी, वो तो पता ही है आपको सीधा क्या आता है। इसमें मैं बोलूं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन, ये भी बोल सकता था मैं, क्या बोल सकता था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकैटायन। बढ़िया। तो आपको जो सेकेंडरी वाला मिला था उस पर ब्रोमीन लगा दिया, तो इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है आपका वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बना, और वहीं पे 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो कम बना, फास्टर रेट पे बना और ज्यादा क्वांटिटी में बना। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ। चलो ये क्वेश्चन यहां पे आपके स्क्रीन पे आप सॉल्व करो। हेक्स 1-इन रिएक्ट्स विद HBr टू गिव प्रोडक्ट बताओ। 2 ब्रोमोहेक्सेन बनेगा कि 1 ब्रोमोहेक्सेन बनेगा? ऑप्शंस देता हूं, 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो या 2,3 डाइब्रोमो। क्या बनेगा भाई? ये रहा हेक्स 1-इन, दो बनेंगे दोनों, बट मेजर क्या बनेगा? यस। तो अगर मुझे कोई एक चुनना है तो मैं मेजर वाले को ही चुनूंगा ना। अगर ये मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाले में एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता तो आप दोनों को मार्क करते कि भाई टू गिव, तो दोनों बन रहा है। बट अगर मुझे एक चुनना है सिंगल ऑप्शन करेक्ट, तो क्या चुनूंगा? मेजर वाला। दैट इज अ डिफॉल्ट थिंग, है ना। ओके, बढ़िया। ड्यूरिंग हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन बाय मींस ऑफ पेरोक्साइड, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू। पेरोक्साइड है तो क्या होने वाला है? एलिमिनेशन होगा, एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा कि रीअरेंजमेंट होगा? बताओ। ऑफ कोर्स क्या होगा? एडिशन होगा। बट कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनिकोव क्या एंटी मार्कोनिकोव? HBr है और पेरोक्साइड है ना। HBr भी है, पेरोक्साइड भी है, मतलब एंटी मार्कोनिकोव। अब आते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल पे, भाई क्या होता है ये रूल, तो इसकी भी बात करते हैं। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहली बात, HBr जो है, मैंने आपको समरी में क्या लिखवाया, एल्कीन कैसा चाहिए? एल्कीन कैसा चाहिए? अनसिमेट्रिकल चाहिए। कैसा चाहिए? अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट क्या चाहिए? कोई भी HX चलेगा? नहीं, सिर्फ HBr चलेगा। एरो पे क्या चाहिए? कंडीशंस में क्या चाहिए एरो पे? पेरोक्साइड चाहिए। कोई भी पेरोक्साइड चलेगा, जरूरी नहीं सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो चाहिए नहीं एक्चुअली, सोडियम पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, या ये एक्चुअली प्रेफर्ड है। पेरोक्साइड चाहिए, H2O2 नहीं चाहिए एक्चुअली ज्यादा। यू विल एक्चुअली रिक्वायर आइदर सोडियम पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड, मतलब पेरोक्साइड चाहिए। पेरोक्साइड क्या होता है ये तो बता चुका हूं ना, जिस कंपाउंड में O2O बॉन्ड दिखे वो पेरोक्साइड है, तो पता ही आप लोग को, है ना। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, ध्यान से सुनना, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही पेरोक्साइड इफेक्ट दिखेगा। ये तीनों में से यदि एक भी कंडीशन मिसिंग हुई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे गड़बड़ करते। क्या बोला मैंने 3 कंडीशन बताई, बताओ फिर से कौन सी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा रिएजेंट पक्का कौन सा होना चाहिए? HBr, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा एरो पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए? पेरोक्साइड लिखा होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ऊपर नीचे हुई तो मार्कोनिकोव रूल लगा दो। क्या लगा दो? मार्कोनिकोव। और सिमेट्रिकल हो गया तो फिर तो सिंपल एडिशन ही है, टेंशन। ठीक है, सिमेट्रिकल में तो टेंशन ही नहीं लेना है। अब क्या बोलता है ये एंटी मार्कोनिकोव रूल? क्या बोलता है? वो बोलता है इफ एडिशन ऑफ HBr इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जगह हीट भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब थोड़ी एनर्जी चाहिए बेसिकली, और साथ ही साथ चाहिए पेरोक्साइड सच एज सोडियम पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड, the addition will be taking place according to anti-Markovnikov rule, meaning opposite to Markovnikov rule. This is known as the peroxide effect or the Kharash effect or
द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, कई बार ये बच्चे मुझे पूछते हैं सर मार्कोनिकॉफ एक बंदा था, व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ कोई आदमी का नाम था क्या? नहीं, बिकॉज उसका मैकेनिज्म उल्टा है इसलिए उसको एंटी मार्कोनिकॉफ बोला। ठीक है, पहली बात। दूसरा, पेरोक्साइड क्यों बोला? क्योंकि एरो पे ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है। खराश इफेक्ट क्यों बोला? गले में खराश होती है। दो लोग थे, खराश एंड मेयो। क्या नाम था? दो साइंटिस्ट था जिनका नाम था खराश एंड मेयो, हु हैड एक्चुअली कम अप विद दिस आइडिया। समझे? तो एंटी मार्कोनिकॉफ के थोड़े रूल के नाम भी बता देता हूं आपको। खराश इफेक्ट तो बोलते हैं इसको, एक्चुअली द प्रॉपर नेम इज खराश मेयो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? खराश मेयो इफेक्ट। लोग इसको एंटी एडिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, बट मैं इसको एंटी एडिशन इफेक्ट नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या? क्योंकि आप सीन और एंटी से उसको कंफ्यूज कर दोगे, है ना? तो एंटी मार्कोनिकॉफ बोलो, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलो, खराश इफेक्ट बोलो, खराश मेयो इफेक्ट बोलो। क्या ये बात समझ में आई? यस, ठीक है। एंटी एडिशन प्रेफरेबली मत बोलना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, ये तो अगेंस्ट ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच हुआ। क्या हुआ? ये ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच हुआ, है ना? कि ये कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है इसको, कि भाई इस बार उल्टा करो। जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है किसको देंगे? किसको देंगे अपन? द कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन और मोर हाइड्रोजन? द वन दैट हैज मोर हाइड्रोजन। क्योंकि मार्कोनिकॉफ बोला कि लेस वाले को दो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ बोल रहा है कि मोर वाले को दो। अगेन वेरी सिंप्लीफाइड अप्रोच। ब्रोमीन हम किसको देंगे? जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको देंगे। अगेन यहां पर आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मानते हो? ठीक है। HBr अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, यस। एरो पे क्या होना चाहिए? पेरोक्साइड। सपोज एरो पे ये नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम होता है, एरो पे ये नहीं होता, तो क्या करते? सपोज एरो पे नहीं होता, क्या करते? कौन सा रूल लगाते? तो कौन सा रूल लगाते आप? तो आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाते, है कि नहीं? एरो पे पेरोक्साइड होना ये बहुत, मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों कंडीशन बार बार कह रहा हूं, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है ना? फंडा सेम रहेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन दोनों बन सकता था, बट इस बार मेजॉरिटी किसको देनी है? लोअर डिग्री वाले को कि हायर डिग्री वाले को? लोअर डिग्री वाले को। मतलब मेजर क्या बनेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन? मेजर मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर रिएजेंट सेम, मतलब सबस्ट्रेट सेम, रिएजेंट सेम, मतलब गेम कर रहा है पेरोक्साइड। इतना तो आप स्मार्ट, तो आपको पता ही चल गया ना कि सर यहां पे गेम खराब किसने किया है? पेरोक्साइड ने गेम खराब किया। कैसे किया सर बताओ? कैसे किया? हाउ डिड पेरोक्साइड मैनेज टू रूइन द गेम हियर? दैट इज अ क्वेश्चन दैट कम्स इनटू योर माइंड। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज पेरोक्साइड के प्रेजेंस से पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही बदल गया। वहां पर क्या था? मार्कोनिकॉफ में क्या था मैकेनिज्म? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, बरोबर? यहां पर हो जाता है फ्री रेडिकल एडिशन। क्या हो जाता है गधे बच्चों? यहां पे हो जाता है फ्री रेडिकल एडिशन। फर्क समझ में आया? दिमाग में अभी और सवाल उठेंगे कि HBr के साथ ही क्यों, फ्री रेडिकल कैसे बना, सारी बातें आएंगी, समझो एक एक करके। तो यहां पर पहला स्टेप जो है, वहां पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन था इलेक्ट्रोफाइल? H+। यहां पे क्या है? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया। पहले आपने क्या लिया? बेंजोइल। पहले तो बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से, दिख रहा है स्क्रीन पे? C6H5 बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्यों पेरोक्साइड? क्योंकि देखो O2O बॉन्ड आपको दिख रहा है। बोलोगे ठीक है। तो ये पहले क्या करेगा? होमोलाइटिक। फ्री रेडिकल बनाने के लिए कौन सा फिशन बताया था? याद करो, होमोलाइटिक फिशन बताया था। जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या करते हो? हेट्रोलाइटिक फिशन करते थे। यहां पे होमोलाइटिक आपको डिटेल में सिखाया हुआ है ना? और होमोलाइटिक करने के लिए सनलाइट या हीट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये भी बताया। इसलिए समझे क्यों लिखा था स्टेटमेंट में कि पेरोक्साइड विद सनलाइट या पेरोक्साइड विद हीट? समझे? एक एक छोटी छोटी चीजों को पकड़ो, है कि नहीं?
तो यहां पर क्या बना बच्चों, जब इक्वल डिवीजन हुआ तो क्या बना, आपको डॉट डॉट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। ये डॉट लिखा हुआ मतलब फ्री रेडिकल, बरोबर है। इसको मैं ऐसा बोलूं कि ये बेंजोइल का फ्री रेडिकल है, सही है। कौन सा फ्री रेडिकल बना, 2 मोल बेंजोइल का फ्री रेडिकल बन गया, करेक्ट, यस। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहां पर जो बेंजोइल का स्ट्रक्चर, जो फ्री रेडिकल बना, वो हाईली रिएक्टिव है। फ्री रेडिकल कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो वो क्या करेगा, वो खुद को ही रीअरेंज करके और फर्दर फ्री रेडिकल्स को जनरेट करेगा। ऐसा सिमिलर फंडा हमने कहां देखा था, याद है किसी को, कि एक फ्री रेडिकल बना और वो फर्दर फ्री रेडिकल जनरेट करता जा रहा है। हमने डायरेक्ट क्लोरीनेशन में पूरा चेन रिएक्शन इसी बेसिस पे पढ़ा था कि फ्री रेडिकल एक बार बनता है तो फट 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 क्या करता है, रिएक्शन करते रहता है कि नहीं। अब आप सोचो कि यहां पर हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। ये जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल था, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल था, ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है वो यहां पर शिफ्ट कर देगा और यहां से पूरा का पूरा एक बॉन्ड पेयर खींच लेगा। क्या करेगा, बॉन्ड पेयर खींच लेगा। समझे बात को। अब मुझे ध्यान से सुन के बताना, कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और यहां पे कार्बन था, C6H5 में कार्बन है ना, और ऑक्सीजन, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ज्यादा कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली ऑक्सीजन। अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल हम जा रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। तो ये ऑक्सीजन बोलता है भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे को मेरा बॉन्ड पूरा चाहिए, ठीक है। तो बलिदान कौन देगा, कार्बन देगा। तो वो कार्बन का बॉन्ड पेयर को अपना एक बॉन्ड पेयर बना लेता है और अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और वो जो क्या, ये बीच वाला कार्बन ऑक्सीजन है, ये बोलता है भाई काम कर तू इधर दे दे। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उससे जो जनरेट हुआ, वो क्या जनरेट हुआ बच्चों, ये फिनाइल ग्रुप के ऊपर आया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये फिनाइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। बोलो हाँ या ना, क्या जनरेट हुआ गधे बच्चों, क्या जनरेट हुआ, फिनाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ओरिजिनली तुम्हारे पास बेंजोइल जनरेट हुआ था, फिर उसने क्या किया, अपने आप को रीअरेंज करके फिनाइल फ्री रेडिकल जनरेट किया। सो फार एवरीबॉडी विद मी। बहुत इजी नहीं है, एक बार में नहीं समझेगा, ध्यान से देखोगे सीक्वेंस को तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अच्छा ठीक है, देखो लिखा मैंने। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये HBr पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, HBr पे। अब HBr से H ले लेगा वो, क्योंकि उसको तो एक ही चीज की कमी है। वो बोल रहा भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन भी है, मेरे पास तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन भी पड़ा हुआ है ना, मैं तो हाईली रिएक्टिव हूं और H+ आएगा तो उसको मैं संभाल लूंगा, है कि नहीं। अब सवाल ये है कि वो जो HBr का H है वो किस फॉर्म में बनेगा, फ्री रेडिकल के फॉर्म में कि प्रोटॉन के फॉर्म में। और यहां पर यही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में ही बनेगा। HBr का जो, क्योंकि अगर आपके पास फिनाइल का फ्री रेडिकल है तो H का भी फ्री रेडिकल चाहिए, तभी फ्री रेडिकल मिलेंगे, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास लोन पेयर होता तो ये H+ को संभाल पाता। समझ में आया है ना इसको, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा ना। तो क्या बन रहा है यहां पर, बेंजीन बन गया। और अब जनरेट हुआ ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। क्या जनरेट हुआ बच्चों, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। तो स्टेप 1 के अंदर ही 3 सब स्टेप हो गए। क्या हुआ स्टेप 1 के अंदर, देखना बहुत ध्यान से, ये बहुत इजी नहीं है। एंटी मार्कोनिकोव में इसलिए कोई इतना घुसता भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये पूरा एक्सरसाइज किया तुमने स्टेप 1 में, 3 अलग अलग चीजें की, क्या निकालने के लिए। आप बोलोगे सर ब्रोमीन का फ्री रेडिकल पाने के लिए हमने ये सारी मेहनत करी। क्या पाने के लिए मेहनत करी, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। मतलब इतनी सब मेहनत करके तुम यहां पे अभी पहले स्टेप पे पहुंचे हो, क्या ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। यहां तक क्रिस्टल क्लियर। क्यों पॉसिबल हुआ ये, जब पेरोक्साइड नहीं रहेगा तो होमोलाइसिस नहीं होगा, और होमोलाइसिस नहीं होगा तो फिनाइल का फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, और फिनाइल का फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। तो इसलिए जब पेरोक्साइड नहीं था
तो डायरेक्ट हेट्रोलाइसिस हुआ, H+ और Br- बना, सही है। और जब पेरोक्साइड है तो होमोलाइसिस हुआ। जस्टिफिकेशन समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता, सर अगर मैं HCl में पेरोक्साइड डाल दूं, किस में डाल दूं, तो पेरोक्साइड इसको अफेक्ट क्यों नहीं कर पाता, HI को क्यों नहीं कर पाता, HBr को ही क्यों करता है, ऐसा क्या खास है HBr और पेरोक्साइड में। ये पॉइंट को ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका पॉइंट है पहले, ठीक है। इसके ऊपर MCQ डायरेक्ट आया हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने चुना HBr, मैंने क्या चुना, HBr, और सामने मेरे को चाहिए पेरोक्साइड, यानी कि मेरे को O2O बॉन्ड चाहिए, मेरे को इसी से मतलब है, बाकी चीजों से मतलब ही नहीं। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल था कि वाई नॉट विद HCl, वाई नॉट विद HI, HF को तो हम गिनते ही नहीं, बाढ़ में गया, है ना। सवाल तो सबको समझ में आ गया। अब सिंपल सा रीजन समझ लो, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इसका और इसका बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट सेम है वैल्यू। और जहां तक मुझे रफली, आई एम श्योर, इफ आई अपोलोजाइज इफ आई एम गिविंग यू द इनकरेक्ट वैल्यू, इफ आई रिमेंबर करेक्टली अराउंड समवेयर इन द रेंज ऑफ 450 किलो जूल पर मोल के आसपास है, ठीक है। 440 या 450 किलो जूल पर मोल के पास आसपास है। एग्जैक्ट वैल्यू आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू, सॉरी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, बट ये पक्की बात है कि H और Br का जो बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है बच्चों, और O का जो मतलब पेरोक्साइड का जो बॉन्ड है ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग क्या है, सेम है। इसलिए वो होमोलाइसिस करने में कामयाब होता है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, होमोलाइसिस कब होगा, जब इक्वालिटी होगी कि नहीं, लॉजिकल बात बोल रहा हूं। तो कोई आपको पूछेगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट HBr के साथ ही क्यों लगता है, तो रीजन क्या बोलोगे आप, बिकॉज पेरोक्साइड की बॉन्ड एनर्जी और HBr की बॉन्ड एनर्जी लगभग ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आई थिंक कुछ 0.5 मोल ऐसा कुछ डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। HI की बहुत कम है, HI की जो बॉन्ड एनर्जी है वो पेरोक्साइड से बहुत ही कम है, और HCl की बहुत ही ज्यादा है, तो वो हेट्रोलाइसिस करवाता है, वो होमोलाइसिस नहीं करवा पाएगा। क्या ये बात समझ में आई। बॉन्ड एनर्जी का फंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, फिर से एक बार फट से गो थ्रू कर लो। पहले पेरोक्साइड था, उसका क्या हुआ, होमोलाइसिस, यानी कि फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, फिर फिनाइल का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, और लास्ट में ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। यहां तक हमारी स्टेप 1 में फंडा क्लियर हो गए। अब सेकेंड स्टेप में जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल था वो अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, अगेन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा, क्योंकि अभी भी उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहत है मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, है ना। फ्री रेडिकल तो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, आप सब लोगों को मालूम है कि नहीं। तो जो आपके पास ये फ्री रेडिकल बनता है, तो ब्रोमीन प्रेफर्स टू अटैक, द ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रेफर्स टू अटैक ऑन द लेस स्टेबल और द मोर स्टेबल। सो यहां पर जब दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, ध्यान से समझो, कार्बन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बोलोगे सर सेकेंडरी, कार्बन फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल है, सेकेंडरी वाला कार्बन फ्री रेडिकल कब बन रहा है, जब ब्रोमीन प्राइमरी पोजीशन पे जा रहा है। थोड़ा बुद्धि वापरो, क्या बोल रहा हूं फिर से समझो। ब्रोमीन के पास चॉइस थी, बताओ हाँ या ना, फिर से समझो, चलो पीछे लेके जाते हैं। ये देख के थोड़े कंफ्यूज आते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। क्या ब्रोमीन के पास चॉइस थी, हाँ क्या चॉइस थी, या तो वो प्राइमरी के पास जा सकता था या सेकेंडरी के पास, मतलब ये वाला प्राइमरी है ना, ये वाला सेकेंडरी है, आप 1 2 बोल लो, प्राइमरी सेकेंडरी बोल लो, मैं एक ही फंडे सब सेम है यहां पर इन दिस केस, हाँ, क्योंकि 1 वाला प्राइमरी है, सेकेंड वाला सेकेंडरी। वो बोलता है, ब्रोमीन बोलता है भाई जब मैं जाऊंगा और मैं पाई बॉन्ड को अटैक करूंगा, तो अगर ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा तो कार्बन फ्री रेडिकल कौन सा वाला बनेगा, सेकेंडरी वाला। समझ में आया, समझ आ गई एकदम से।
जब ब्रोमीन प्राइमरी पोजीशन पे आके बॉन्ड किया तो फ्री रेडिकल कार्बन का सामने कौन सा जनरेट हुआ? सेकेंडरी वाला, जो ज्यादा स्टेबल है। दुनिया को पता है कार्बन का कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऐसा होता है सीक्वेंस। तो सेकेंडरी वाला जनरेट हुआ, वो ज्यादा स्टेबल था। और उल्टा ऑप्शन उसके पास क्या था भाई? ब्रोमीन अगर बीच में आ जाता तो प्राइमरी वाला फ्री रेडिकल जनरेट होता। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब इंटरमीडिएट आपको मैं पूछूं, क्या बोलेंगे आप? इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल है। फिर से इस बात को भूलना मत, कार्बन फ्री रेडिकल सेकेंडरी वाला ही मेजर है, लेकिन उसमें ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 1 पोजीशन पे है कि नहीं? अब क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई लाइफ में? ठीक। अब ये जो लास्ट में बचा, जो HBr में से, ये मत भूलना कि ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना था तो H का बना था, तो आप बोलोगे सर वो तो फिनाइल ने ले लिया था, है ना? वो तो फिनाइल ने लिया था ना, है कि नहीं? तो जो HBr आपके पास एक्सेस है, HBr आपने क्या एक ही मॉलिक्यूल लिया है? नहीं, आप तो मोल लेके आए ना, एवोगाड्रो नंबर लेके आए हो ना, है कि नहीं? तो बहुत सारे HBr अवेलेबल है। तो HBr के जो और भी फ्री रेडिकल, तो थोड़े बहुत फिनाइल को मिले थे और थोड़े बहुत इसको मिल रहे हैं, तो ये H क्या करेगा? सेकेंडरी वाले कार्बन फ्री रेडिकल के पास जाके पसंद करेगा वो अटैच होना, तो आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। फिर से मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्योंकि ये फिर बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूज करती है लोगों को। ये H डॉट यानी कि हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल किसके पास जाएगा? इस इंटरमीडिएट के पास। तो ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा हुआ है, यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन आपका मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर हुई बात? मैकेनिज्म एकदम डिटेल में समझ में आ गया? यस। तो एंटी मार्कोनिकोव कब है एप्लीकेबल? ओनली विद HBr, पेरोक्साइड एंड हीटिंग। जब तीनों दिखेगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, या हीटिंग नहीं तो सनलाइट तो होना ही चाहिए, तभी ही आपको एंटी मार्कोनिकोव लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। क्रिस्टल क्लियर हो गया बच्चा लोग? यस। कुछ अच्छे एमसीक्यूज करते हैं। खराश इफेक्ट कैन बी स्टडीड इन केस ऑफ, इनमें से कौन से एल्कीन में खराश इफेक्ट एप्लीकेबल होगा? बताइए फटक से, देख के तुरंत समझना चाहिए। पेंट-2-ईन, द ओनली अनसिमेट्रिकल वन इज पेंट-2-ईन। बाकी सारे कैसे हैं? सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में खराश इफेक्ट की तो बात ही नहीं करनी। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। प्रोपीन प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड सनलाइट। पेरोक्साइड देखते क्या क्लिक होना चाहिए? एंटी मार्कोनिकोव। सब गधे एक जैसे, क्योंकि HBr नहीं दिया है। पेरोक्साइड देखते तुरंत हाँ उछल के हरक पदोड़ा बन के नहीं बोलना है। ट्रिक क्वेश्चन डाला है, ट्रिक क्वेश्चन है, ऐसा वो जेई में भी ट्रिक क्वेश्चन डालेगा। तो यहाँ पे क्या क्या अप्लाई होगा? मार्कोनिकोव की एंटी मार्कोनिकोव? यहाँ पे मार्कोनिकोव अप्लाई होगा। तो सेकेंडरी बनेगा कि प्राइमरी बनेगा? मेजर, मेजर बनेगा सेकेंडरी, यानी ए या बी? ए फॉर आगरा, है ना? तो मेजर प्रोडक्ट इज ए। समझ गया? अगर मैं यहां पर HBr कर देता, क्या कर देता? HBr, तो आंसर क्या होता? मेजर प्रोडक्ट इज बी। समझ गई बात? अप्लाई समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुमको वो कंफ्यूज करेगा जैसे अभी मैंने किया। समझ गए? अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। जैसे आपने, तो ये जैसे मैंने आपको ZZev रूल समझाया था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए, वैसे मैंने आपको मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल समझा दिए फॉर हाइड्रोहैलोजिनेशन। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां जो मैंने एडिशन किया और वहां एलिमिनेशन किया, ये दो कंप्लीटली ऑपोजिट मैकेनिज्म्स थे? ये भी सही है? बात सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये भी आपको कंफ्यूज करता है। ध्यान से सुनो। मेरे पास एल्कीन प्लस HX करने का है, तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शन थे, मार्कोनिकोव रूल लगाने का या तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाने का। बरोबर है बच्चों? टू गिव एल्काइल हैलाइड, कौन सा एल्काइल हैलाइड बनेगा मैं इस पे डिपेंड करता है मेरा। उल्टा करो, RX में से तुमने एल्कोहलिक KOH लेके, ये याद है ना पिछली बार करवाया था क्या? RX में एल्कोहलिक KOH लेके तुमने एल्कीन बनाया और इसमें कौन सा रूल लगाया गधे बच्चों? तुमने
सेटजेव रूल लगाया है कि नहीं? तो मेरे एक सिंपल से सवाल का आप लोग जवाब देंगे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ आपस में ऑपोजिट है रियलिटी में, या ये दोनों रूल इसके ऑपोजिट है? क्या सही है? रियलिटी टेक्निकलिटी अगर आप देखोगे तो आपको ये मानना है कि भाई ये जो हाइड्रो हैलोजिनेशन वाले रिएक्शन थे ना, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, ये एलिमिनेशन के ऑपोजिट है रियलिटी में, समझे? तो इसीलिए तो मैंने आपको ओवर सिंप्लीफाइड में क्या बोला, मार्कोनिकॉफ ने बोला है कि भाई लेस वाले को दो, लेस हाइड्रोजन वाले को नेगेटिव पार्ट दो, एंटी मार्कोनिकॉफ वाले ने बोला है मोर हाइड्रोजन वाले को नेगेटिव पार्ट दो, और सेटजेव ने बोला लेस हाइड्रोजन वाले के पास से ले लो। क्या ये समझ में आया? तो ये तीनों रूल साथ में आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये और ये पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर बच्चों। यस, दिस वी स्टडीड इन एमओपी, दिस वी हैव स्टडीड इन केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। यहां से इससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया, यहां से केमिकल रिएक्शन समझा, और ये तीनों चीजें जब आपके दिमाग में क्लियर होगी तब आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। अच्छा, तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में आप कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट याद रखो, सॉरी मार्कोनिकॉफ में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और एंटी में फ्री रेडिकल आप याद रखोगे। याद तक क्रिस्टल क्लियर? चलो लास्ट पार्ट फटाफट खत्म करते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, छोटे छोटे। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है एल्कीन में। अब मुझे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड को मैं सिमेट्रिकल मानूं या अनसिमेट्रिकल मानूं? बताइए। अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है वो रियलिटी में तो HOSO3H ऐसा है ना, HOSO3H ऐसा है, बरोबर? ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग, और मैं बोलूं H+ और OSO3H- ऐसा बोल सकता था मैं, है कि नहीं गधे बच्चों? यस। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो देखो मैंने क्या बोला, HSO4, समझे कि नहीं समझे मेरे? इसको ध्यान से देखना, H2SO4 को मैंने कैसा लिखा बच्चों? HOSO3H, समझ में आया सबको? और इसको मैंने H को H+ बोला और बाकी पूरे पार्ट को HSO4 यानी कि इसको माइनस बोला। समझ में आया? बोलो यस और नो एवरीबॉडी। यस, ध्यान से सुनना, मींस दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो गया। अच्छा, इथीन कैसा था बताइए, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। तो यहां तो टेंशन ही नहीं, यहां पे क्या हुआ? सिंपल एडिशन हुआ। यहां पे क्या हुआ? सिंपल एडिशन हुआ। सेकंड स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप में क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस में HOH, मुझे बताओ क्या वाटर को भी मैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मान सकता था, H+ और OH-? हाँ, तो उसका भी मैं मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन कर सकता था। अब यहां पर क्या होगा बताइए? जब HOH आप ऐड करोगे सेकेंड स्टेप में, करेक्ट, तो यहां पर क्या बनेगा? आपका H+ और HSO4- चला जाएगा, तो OH जो ग्रुप है वो यहां आ जाएगा, है कि नहीं? और क्या बन जाएगा? OH ग्रुप आएगा तो क्या बनेगा बच्चों? दारू। दारू, अरे अल्कोहल, है कि नहीं? तो क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन का जरा आपको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन देता हूं, ठीक है? थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन देता हूं और आसानी से समझ में आएगा। मेरे पास है एल्कीन, मेरे पास है एल्कीन, मैंने उसमें HSO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाला, अभी आपने वो देखा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 HSO4 है ना, ये हाइड्रोजन सल्फेट है ना, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब बोलोगे ठीक है। स्टेप 2 में मैंने वही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट लिया, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा, क्या बना? CH3 CH2OH और H2SO4 बना। यहां तक समझ में आया? अब अगर मैं ध्यान से सुनो पहले, अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि भाई आप बोलोगे सर ये सल्फ्यूरिक एसिड ऑपोजिट साइड पे, कैंसिल करो। मैं बोलूंगा हाँ। फिर ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑपोजिट साइड पे, कैंसिल करो। हम लोग केमिकल रिएक्शन को ऐसे ऐड करते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, अब बोलोगे इफेक्टिवली क्या रिएक्शन हुआ? इथीन प्लस वाटर, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ये सब कैंसिल कर दिया मैंने।
इथीन प्लस वाटर गिव मी इथाइल अल्कोहल, क्या ये रिएक्शन नहीं हुआ टेक्निकली? आप बोलोगे अरे वाह, बिजनेस आइडिया, इथीन लो, पानी डालो, दारू तैयार। वो विजय मल्ल्या की कंपनी क्यों लॉस में जा रही थी? बेचो। नहीं, कितना आसान नहीं लग रहा? अच्छा है भाई, गनीमत है, ऐसा नहीं होता। नहीं तो पब्लिक शुरू रहती ना, सब जगह लोग नहीं, क्या ग्लास में क्या क्या लेके घूम रहा है? इथीन, थोड़ा सा पानी डाला, बन गया। ऐसा नहीं होता भैया। इथीन प्लस वाटर बिकमिंग इथाइल अल्कोहल, ये तुम्हारा इफेक्टिव रिएक्शन है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? ये तुम्हारा क्या है? इफेक्टिव रिएक्शन। बट ये डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पहले सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करके इंटरमीडिएट के थ्रू अल्कोहल बनाना पड़ेगा। एंड थैंक गॉड फॉर दैट। जैसा मैंने कहा है ना, इतना आसान होता है इथेनॉल बनाना, तो सब दारू पी के ही पड़े होते है ना। तो इस रिएक्शन को मैंने क्यों बताया आपको, ये पूरा इतना सारा क्यों बताया? ताकि आपको मैं इसका नाम जस्टिफाई कर सकूं। इसका नाम है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या ये नाम एकदम से जस्टिफाइबल लग रहा है? अभी एसिड था, उसने कैटलिस्ट का काम किया, क्योंकि एसिड ने टेक्निकली रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। आप बोलोगे सर लिया, नहीं, देखो फाइनल रिएक्शन में नहीं है, कैंसिल हो गया है, तो कैटलिस्ट है। अच्छा, क्या आपने एल्कीन का हाइड्रेशन करके अल्कोहल बना दिया? आप बोलोगे हां, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू मेक अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये ब्यूटीफुल रिएक्शन समझ में आया आप लोग को? यस और नो? अच्छा, ये एमओपीज ऑफ अल्कोहल में भी आ जाएगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये बात भी आप समझते हो? तो इसको हमने बोला एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ये समझ में आ गया सबको एकदम क्लियरली? ठीक है। तो टेक्निकली आप हमेशा हाइड्रेशन जब करोगे एल्कीन का, तो आप क्या डालोगे? H2SO4 डालोगे। क्लियर? अच्छा, कुछ इसके बारे में जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम बात कर लेते हैं कि जब वाटर का एडिशन हुआ, तो वो कौन से रूल के मुताबिक हुआ? वो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक हुआ। कैसे हुआ बच्चों? तो आप बोलोगे सर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये तो कैसे जस्टिफाइड है? ये ऐसे जस्टिफाइड है कि जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो, क्या लेते हो बच्चों? अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो, तो हमेशा आपको हायर डिग्री, यानी कि जैसे 1 और 2 है तो 2 डिग्री वाला, या 2 और 3 है तो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट ही मिलता है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है? वो मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो अब अगर ये बात समझ में आई तो मेरे एक सवाल का आप जवाब देंगे बच्चों कि अगर मैं आपको ब्रांच्ड एल्कीन देता हूं, क्या देता हूं? क्या देता हूं? ब्रांच्ड एल्कीन, और इसमें मैं बोलता हूं वाटर ऐड करो। क्या करो? वाटर ऐड करो। आप मुझे बताओ कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा? एक ऐसा बन सकता है, ठीक है, और दूसरा ऐसा बन सकता है ना? मैं इसको बोलता हूं प्रोडक्ट 1 और इसको बोलता हूं प्रोडक्ट 2। कौन सा वाला मेजर बनेगा? तो आपको सिंपल क्या दिमाग लगाना, मैंने आपको सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट तो दी है। कौन सा रूल लगाएंगे आप? मार्कोनिकॉफ, H प्लस OH माइनस। नेगेटिव पार्ट कौन है? आप बोलोगे सर OH माइनस। किसको देंगे? इस कार्बन को, किसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो आंसर क्या आ गया? टर्शरी। क्या ये सारे रूलों में फिट बैठा? हायर डिग्री बना? हाँ, है ना? एंड मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनाया? यस, हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन किया। द ब्यूटी इज फॉर अ टर्शरी, फॉर अ ब्रांच्ड एल्कीन, नॉट फॉर अ टर्शरी, फॉर अ ब्रांच्ड एल्कीन you don't even need acid. For a branched alkene you don't need acid. मतलब ये रहा नॉर्मल एल्कीन, इसमें ऐसा पानी डालेगा तो अल्कोहल नहीं बनेगा। लेकिन ये रहा ब्रांच्ड एल्कीन, पानी डालेगा डायरेक्ट, क्योंकि ब्रांच्ड एल्कीन इज मोर रिएक्टिव, जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, फटाफट अल्कोहल बनाएगा।
बात समझ में आ गई सबको? अगर समझ में आ गई तो अब एमसीक्यू क्वेश्चंस थोड़े से इसके ऊपर भी कवर कर लेते हैं। एक एमसीक्यू इसके ऊपर अच्छा वाला करते हैं। व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड इन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स? बताइए। क्या एक्वस H2SO4 है, Hg2+H2SO4 है, एक्वस KOH है, या नन ऑफ दीज है? एक्वस H2SO4। व्हाई एक्वस? बिकॉज सेकंड स्टेप में जो वाटर आ रहा है उसकी वजह से एक्वस। ठीक है, ये वाला जो है ना Hg2+ और HgSO4, इसको आप कुचेरोव रिएक्शन बोलते हो। ये OMDM नहीं है, इसको गड़बड़ मत करना, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन नहीं है ये। Hg2+ इन सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कुचेरोव रिएक्शन। ये आपके एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक लिखा हुआ नहीं है, बाय द वे, बता दूं। कुचेरोव रिएक्शन बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन होता है इसमें। ये एल्काइंस का हाइड्रेशन करने के लिए। किसके लिए ये? किसके लिए गधे बच्चों? एल्काइंस का हाइड्रेशन। ये वाला हमारे लिए किस क्या था? एल्कीन्स का हाइड्रेशन। क्लियर? ये एल्कीन्स का हाइड्रेशन। ठीक है, तो यहां तक अभी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का अगले सेशन में।